So guys, kindly reply on Anand Cassette Host. You all will reply on Anand Cassette Host. आप सब लोग बच्चों आनंद कैसेट होस्ट पे रिप्लाई करें। ओके बच्चों, तो आपके रिप्लाई मुझे आ रहे हैं। एंड कल जो भी पार्ट मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, उसके बाद में मैं आपके साथ यहाँ पे अभी जो बात कर रहा हूँ, दैट इज ऑल अबाउट लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। बच्चों हम किसकी बात कर रहे हैं? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की। ओके, आप ऑलवेज रिमेंबर बच्चों, जब भी आप दो लॉ स्टडी करेंगे जो इसके पहले आपने कभी भी स्टडी किए हुए नहीं है, जिसमें से एक लॉ है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन और एक लॉ है लॉ ऑफ रिलेटिव्स टू स्केल। आपने इसके पहले 12th में लॉ ऑफ डिमांड स्टडी किया, इंटर फाउंडेशन में लॉ ऑफ डिमांड स्टडी किया, लॉ ऑफ बीएमयू किया, लॉ ऑफ सप्लाई किया, बट बच्चों कहां पे भी आपको याद आ रहा है कि आपने लॉ ऑफ रिलेटिव्स टू स्केल स्टडी किया था? कहां पे भी आपको याद आ रहा है कि आपने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन स्टडी किया था? और यही दोनों नए लॉ जो आपके सिलेबस में है, वही बच्चों मैं अब आपको क्या कर रहा हूँ, गाइड कर रहा हूँ। तो सब लोगों ने अपने नोट्स ओपन किया और अपने क्लास के नोट्स में ये देखो आपके सामने आ गया लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, राइट? सबके सामने यहाँ पे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन आया क्या बच्चों? ओके, अगर आप चाहते हो तो सेफ साइड आई विल शेयर माय अल्टरनेट स्क्रीन विद ऑल ऑफ यू। मैं मेरी अल्टरनेट स्क्रीन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि आपको और क्लियर विजिबिलिटी हो। क्लियर है? ओके बच्चों, तो अब कोई भी बंदा बिल्कुल गड़बड़ नहीं, कोई भी, सब लोग एकदम प्रॉपर मैनर में कॉन्सेंट्रेट करेंगे। Have you all understood the meaning of average product, total product and margin product? क्या आप सब लोगों को एपी, टीपी एंड एमपी का मीनिंग पता चल गया क्या? यस और नो? यस और नो? बोलो फास्ट बच्चों। आप सब लोगों को एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है, टोटल प्रोडक्ट क्या होता है, मार्जिन प्रोडक्ट क्या होता है, उसका मीनिंग पता चल गया है क्या? राइट? ओके, अब बच्चों जो भी आपका एपी, टीपी एंड एमपी है, उसी को थोड़ा सा हम क्या कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस, हमारे लॉ में स्टडी कर रहे हैं। ध्यान दो, जब भी आप लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रिलेटिव्स टू स्केल देखेंगे, ऑलवेज रिमेंबर, अगर आप शॉर्ट रन की बात कर रहे हो तो यू आर स्टडिंग लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, और अगर आप लॉन्ग रन की बात कर रहे हो तो यू आर स्टडिंग लॉ ऑफ रिलेटिव्स टू स्केल। आई रिपीट, शॉर्ट रन लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, long run law of returns to scale. So the law of variable proportion examines the production function, that is input output relation in a short run, where one factor is variable and other factors of production are fixed. So always remember बच्चों, जब भी आप law of variable proportion study करते हो, always remember law of variable proportion short run के लिए अप्लाई करता हूँ, और short run में आपकी इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप कैसी होगी, कब? अगर आपका एक इनपुट वेरिएबल है, दोहरा रहा हूं बच्चों, आपका एक इनपुट वेरिएबल है और आपके बाकी सारे इनपुट क्या है, फिक्स है, तो बच्चों आपकी इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप कैसी होगी, ये आपको लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। इन अदर वर्ड्स, इट एग्जामिन्स प्रोडक्शन फंक्शन व्हेन द आउटपुट इज इंक्रीज्ड बाय वेरीइंग द क्वांटिटी ऑफ वन इनपुट। इन शॉर्ट, अगर आपके इनपुट में कई सारे इनपुट है बट सिर्फ एक इनपुट है जो वेरिएबल है, फॉर एग्जांपल लेबर है, कैपिटल है, बराबर है बच्चों, लेबर है, कैपिटल है, इन लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, एंटरप्राइज जिसको हम बोलते हैं, इसमें से बच्चों हम सिर्फ एक को क्या करेंगे, वेरिएबल रखेंगे, बाकी सारे फिक्स को क्या करेंगे, बाकी सारे को क्या रखेंगे, फिक्स रखेंगे। तो हमारा एक इनपुट वेरिएबल रखने पर और उसको चेंज करने पर हमारे आउटपुट के ऊपर उसका इम्पैक्ट कैसे होगा, मेरा आउटपुट इसकी वजह से कैसे इफेक्ट करेगा, कैसे चेंज होगा, इसकी जो इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप है, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। Thus the law examines the effect of change in the proportion between fixed and variable factor input on output in the three stages। और इसीलिए शॉर्ट रन में मेरा एक इनपुट में वेरिएबल रखा, बाकी सारे फिक्स है, तो मेरा एक वेरिएबल इनपुट चेंज होने पर मेरे प्रोडक्शन के ऊपर कैसे असर होता है, ये मैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में देखने वाला हूँ। और इसीलिए लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन मुझे तीन स्टेजेस बताएगा, एक स्टेज इंक्रीजिंग रिटर्न, दूसरी स्टेज डिक्रीजिंग रिटर्न, दैट इज डिमिनिशिंग रिटर्न सॉरी, एंड थर्ड स्टेज इज नेगेटिव। इज इट ओके? तो अगर मैंने आपको बोला कि अरे भैया लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का आप मुझे बेस बताओ, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का आप मुझे बेस बताओ, तो जो आप मुझे बताओ सबसे पहले, दोहरा रहा हूं बच्चों, सबसे पहले सबसे पहले लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है
वो क्या है? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इज एप्लीकेबल इन शॉर्ट रन, यस और नो? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इज एप्लीकेबल इन शॉर्ट रन, यस और नो? ओके. सेकेंड थिंग है, only one input is variable and only one input is variable and other inputs are fixed. Repeat, only one input is variable and other input are fixed. Agreed बच्चों? And law of variable proportion will explain us the input output relationship. पर बच्चों आप मुझे बताओ, इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप कब? अगर आपका एक इनपुट वेरिएबल है, बाकी सारे इनपुट फिक्स है, यस? तो एक इनपुट वेरिएबल है, बाकी सारे इनपुट फिक्स है, तो उसका मेरे आउटपुट के ऊपर क्या परिणाम होगा, उसका मेरे आउटपुट के ऊपर क्या परिणाम होगा, ये हम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में देखने वाले हैं. क्या? तो पहले बताओ, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की जो 3 बेसिक पॉइंट है कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इज एप्लीकेबल इन शॉर्ट रन. लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में सिर्फ एक इनपुट वेरिएबल रखेंगे, बाकी सारे फिक्स रखेंगे, और जो मेरा इनपुट वेरिएबल है वो इनपुट बढ़ाने से मेरे आउटपुट के ऊपर कैसे असर होगा, ये इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप वी आर गोइंग टू स्टडी इन लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन. सबको लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का बेस क्लियर हुआ क्या? 100%. तो शुड आई स्टार्ट विथ लॉ? ओके. ऑलवेज रिमेंबर, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन जो है उसको 3 स्टेजेस में डिवाइड किया गया. लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 स्टेजेस, राइट? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 stages. Stage number 1, देखो यहाँ पे आपको दिया हुआ है. स्टेज नंबर 1, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स, दैट इज स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न. स्टेज नंबर 2, स्टेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न. एंड स्टेज नंबर 3, स्टेज ऑफ नेगेटिव रिटर्न. नाम प्रॉपरली ध्यान में रखना. पहला है स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स, दूसरा है स्टेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, तीसरा है स्टेज ऑफ नेगेटिव रिटर्न्स. मतलब बच्चों आप मुझे बताओ, शॉर्ट रन में हम जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन स्टडी करने वाले हैं, क्या हमारे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में 3 स्टेजेस आएंगे क्या? क्या हमारे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में 3 स्टेजेस आएंगे क्या? फर्स्ट स्टेज का नाम क्या है बच्चों? लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न. दूसरे स्टेज का नाम क्या है? स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, स्टेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न एंड स्टेज ऑफ नेगेटिव रिटर्न. इज इट ओके? ये 3 स्टेजेस है. अब हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे. सर, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में इंक्रीजिंग कब कहेंगे, डिमिनिशिंग कब कहेंगे और नेगेटिव कब कहेंगे? पहले आप मुझे बताओ, लास्ट लेक्चर में जो मैंने आपको टीपी, एपी और एमपी का रिलेशनशिप बताया, आप लोगों को याद आ रहा है क्या? मैंने आपको बताया था कि भाई टीपी, एपी और एमपी दोनों को डिसाइड करता है. और रिलेशनशिप मैंने आपको बताया था कि अगर मेरा एपी बढ़ रहा है तो मेरा एमपी एपी से ज़्यादा है, अगर मेरा एपी कम हो रहा है तो मेरा एमपी एपी से कम है, और अगर मेरा एपी मैक्सिमम है तो मेरा एमपी एपी के बराबर है. याद कुछ आ रहा है? राइट? तो एपी और एमपी के बीच में अगर मैंने आपको पूछा रिलेशनशिप थी क्या, तो आपका ऑब्वियस आंसर है सर एपी और एमपी के बीच में रिलेशनशिप थी. और एग्जैक्टली वही रिलेशनशिप बच्चों, एग्जैक्टली वही रिलेशनशिप मैं अब यहाँ पे आपके सामने शॉर्ट रन में लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के जरिए लाना चाहता हूँ, स्टेप बाय स्टेप. ओके, द स्टेटमेंट ऑफ द लॉ. As the proportion of one factor in a combination of factors is increased after a point, first the marginal and then the average product of that factor will diminish.
मतलब वो क्या बोलने की कोशिश कर रहे, समझ में आ रहा है क्या? वो बोल रहे एज द प्रोपोर्शन ऑफ वन फैक्टर इन अ कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर। बच्चों आप मुझे बताओ, कई सारे कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर है क्या? जैसे आप लैंड, लेबर, कैपिटल मिक्स करते हो कि नहीं करते हो? लैंड, लेबर, कैपिटल ये जो इनपुट है, इन इनपुट में अगर आप कोई भी एक इनपुट के, कोई भी एक फैक्टर के प्रपोर्शन को बढ़ाते हो, मतलब अगर आप लेबर बढ़ा रहे हो, बच्चों आप क्या दे रहे, क्लास के एग्जाम्पल हमने लेबर बढ़ाया था और बाकी सारे इनपुट कांस्टेंट थे, यस और नो? लेबर बढ़ाया था, बाकी सारे इनपुट कांस्टेंट थे क्या? तो वो बोल रहे हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के मुताबिक जैसे 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 आप आपके फैक्टर कॉम्बिनेशन का एक फैक्टर का प्रोपोर्शन बढ़ाते हो, अगर आपने आपके इनपुट कॉम्बिनेशन में सिर्फ एक फैक्टर बढ़ाया, इफ यू इंक्रीज ओनली वन फैक्टर इन द कॉम्बिनेशन, तो क्या होगा? एक लिमिट के बाद आपका मार्जिनल एंड उसके बाद में एवरेज प्रोडक्ट कम कम होना चालू होगा। समझ में आ रहा है क्या? मतलब एज पर द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन बच्चों, अगर आप इनिशियली देखो इनपुट में सिर्फ एक इनपुट फिक्स है, सिर्फ एक इनपुट वेरिएबल है क्या? मान लो दैट शुड बी लेबर और बाकी सारे फिक्स है क्या? तो इनपुट में जो लेबर वेरिएबल है, दोहरा रहा हूं बच्चों, इनपुट में जो लेबर वेरिएबल है वो लेबर, अगर मतलब जो इनपुट वेरिएबल है वो लेबर है, बाकी सारे इनपुट कैपिटल उसके बाद में लाइन सारे कांस्टेंट है। बच्चों बोल रहे अगर आप लेबर का इनपुट बढ़ाएंगे तो एक लिमिट के बाद, अगर आप लेबर का इनपुट बढ़ाएंगे तो एक लिमिट के बाद पहले आपका क्या कम होना चालू होगा? बोलो बच्चों, आपको पहले आपका क्या कम होना चालू होगा? बोला है क्या पे? फर्स्ट योर एमपी, देखो आप दिया है क्या? एमपी एंड देन योर एपी ऑफ द फैक्टर विल डिमिनिश। क्या है क्या? सो एक देखो पहले जब आप मुझे बताओ, इनिशियली अगर आप लेबर बढ़ाते हो तो आपका एपीएमपी बढ़ेगा, मतलब लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के मुताबिक अगर आप इनिशियली इनपुट कॉम्बिनेशन में कोई भी एक फैक्टर बढ़ाते हो, जैसे मेरे इनपुट कॉम्बिनेशन में अगर बच्चों में लेबर बढ़ा रहा हूँ, अगर मैं लेबर बढ़ा रहा हूँ तो इनिशियली बच्चों लेबर बढ़ाने पर मेरा एपी और एमपी बढ़ेगा, बट एक लिमिट के बाद अगर मैंने लेबर बढ़ाए तो पहले मेरा एमपी एंड देन मेरा एपी कम कम होते जाएगा। मतलब लॉ ऑफ वेरिएबल क्वेश्चन पे बता रहा है क्या? अदर इनपुट रिमेनिंग फिक्स, if you increase the combination, if you increase the quantity of one input आफ्टर अ लिमिट, आफ्टर अ लिमिट इनपुट बढ़ाने से पहले आपका एमपी एंड देन आपका एपी कम होगा। पहले स्टेटमेंट आप सब लोगों को समझ में आ गया क्या? मतलब बच्चों आप मुझे बताओ, इनिशियली अगर मैं मेरे कॉम्बिनेशन में लेबर बढ़ाता हूँ, दोहरा रहा हूँ बच्चों, इनिशियली अगर मैं मेरे कॉम्बिनेशन में लेबर बढ़ा रहा हूँ, बराबर है? तो इनिशियली अगर कॉम्बिनेशन में मैंने लेबर बढ़ाया, इनिशियली अगर कॉम्बिनेशन में मैंने लेबर बढ़ाया तो मेरा एपीएम भी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? मेरा एपीएम भी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बट एक लिमिट के बाद अगर मैं लेबर को बढ़ाते रहूंगा तो ओवर द पीरियड मेरा एपी और एमपी क्या होते जाएगा? कम होते जाएगा। बराबर है बच्चों? अब मुझे बताओ, ठीक है पहले बताओ, मैंने अभी तक आपको लॉजिक्स नहीं बताया, तो प्लीज अभी आप लॉजिक मत लगाओ, पहले आप बताओ मैंने जो बताया स्टेटमेंट का इंटरप्रिटेशन आपको समझ में आ गया क्या? पहले स्टेटमेंट का इंटरप्रिटेशन समझ में आ गया क्या? राइट? अब मैं आपको लॉ के लॉजिक्स बताता हूँ। बच्चों आप मुझे बताओ, मेरे बिजनेस में शॉर्ट रन में सिर्फ क्या वेरिएबल है? मैंने सिर्फ किसको वेरिएबल रखा है? मेरे बिजनेस में शॉर्ट रन में सिर्फ किसको वेरिएबल रखा है? एग्जैक्टली exactly. बाकी सारे फिक्स है क्या? अब मुझे बताओ, अगर मेरा लैंड एंड कैपिटल में मान लो मशीनरी, कैपिटल मतलब नॉट नेसेसरी कैश, मान लो जो मेरे लैंड एंड मशीनरी फिक्स है और मैं लेबर के इनपुट बढ़ा रहा हूँ, ऑब्वियसली बच्चों मेरे पास जितनी लैंड एंड मशीनरी थी उसके ऊपर एक लेबर सफिशिएंट नहीं था, राइट? तो लैंड एंड मशीनरी के ऊपर जब एक लेबर था तब प्रोडक्शन हो रहा था, बट क्या लैंड एंड मशीनरी की कैपेसिटी पूरी अचीव हुई थी क्या? क्या लैंड एंड मशीनरी की कैपेसिटी पूरी अचीव हुई थी क्या? एक ही लेबर था ना, तो लैंड एंड मशीनरी की फुल कैपेसिटी यूटिलाइज
अचीव करना पॉसिबल नहीं था। फिर मैंने इसके लिए क्या किया, 1 का 2 लेबर किया, 2 का 3 किया। तो बच्चा आप मुझे बताओ, जैसे मैं इनिशियली लेबर बढ़ाने लग गया, जैसे बच्चों में इनिशियली लेबर बढ़ाने लग गया, मेरी लैंड एंड मशीनरी की कैपेसिटी फुल यूटिलाइजेशन की तरफ जाने लग गई क्या? मेरी लैंड एंड मशीनरी जो फिक्स है फुल यूटिलाइज होने लग गई क्या? और बच्चों ऐसे हुआ कि 4 लेबर जब एम्प्लॉय हुए, तब मैं मेरे लैंड एंड मशीनरी को फुल यूटिलाइज कर चुका था। मतलब जितनी लैंड एंड मशीनरी को हमने यूटिलाइज करना चाहिए, हमने 4 लेबर के हेल्प से पूरी लैंड और पूरी मशीनरी को यूटिलाइज कर दिया था। आप मुझे बताओ, फर्स्ट लेबर पे लैंड एंड मशीनरी पूरी यूटिलाइज थे क्या? फर्स्ट लेबर पे लैंड एंड मशीनरी पूरी यूटिलाइज थे क्या? जब आपके पास एक ही लेबर था, तब आपका लैंड एंड मशीनरी 100% यूटिलाइज नहीं था। तो उल्टा आपको ज्यादा लेबर की जरूरत थी, राइट और रॉन्ग? उल्टा आपको ज्यादा लेबर की जरूरत थी। और बच्चों आप मुझे बताओ, जैसे आपने 1 का 2 किया, 2 का 3 किया, 3 का 4 किया, वैसे वैसे मेरे लैंड एंड मशीनरी की कैपेसिटी फुल यूटिलाइज होने लग गई। और बच्चों जब फोर्थ लेबर पे मेरे लैंड एंड मशीनरी कैपेसिटी फुल यूटिलाइज होने लग गई, आप मुझे बताओ अगर लेबर 4 के 5 हुए, तो बच्चों आप मुझे बताओ उल्टा वहां पे जरूरत नहीं है फिर भी लेबर अपॉइंट हुआ क्या? सर क्यों? सर जी लैंड एंड मशीनरी 4 लेबर पे पूरा काम करी है, फिफ्थ लेबर का काम ही नहीं है, फिर भी आपने अपॉइंट किया। फिफ्थ का बच्चों 6 हुआ, 6 का 7 हुआ। तो जैसे फोर्थ के बाद लेबर बढ़ते गए, वैसे वैसे बच्चों उल्टा आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा नहीं, उल्टा आपके है वो प्रोडक्शन पे इम्पैक्ट होना चालू होगा कि नहीं होगा? उल्टा आपका है वो प्रोडक्शन बच्चों इफेक्ट होना चालू होगा कि नहीं होगा? राइट? और यही लॉ ने बताया क्या, कि इनिशियली आपका एपी और एमपी बढ़ेगा, एमपी और एपी बढ़ेगा, बट ओवर द पीरियड आपका एमपी एंड देन आपका एपी क्या क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। मतलब जब मेरे इनपुट का एक्स्ट्रा फोर्स वहां पे आएगा, जब मेरे इनपुट की जरूरत नहीं रहने के बावजूद भी जब इनपुट आएगा, तब ऑटोमेटिकली बच्चों प्रोडक्शन के ऊपर उसका इम्पैक्ट होगा कि नहीं होगा? और यही स्टेजेस आपको लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में एक्सप्लेन किया। आप सब लोग समझ गए बच्चों लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को क्या बताना चाहता है? हैव यू ऑल अंडरस्टूड व्हाट एग्जैक्टली इज द थीम लाइन और द बेस लाइन ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन? तो अगर आप सब लोगों को क्लियर है, देखो उन्होंने क्या दिया, सबको स्टेटमेंट क्लियर हो गया? कैप्टर पॉइंट, फर्स्ट द मार्जिनल प्रोडक्ट एंड देन द एवरेज प्रोडक्ट ऑफ द फैक्टोरियल डिमिनिशन। कि अगर आप इनपुट डालते जा रहे हो तो एक लिमिट के बाद पहले आपका एमपी एंड देन आपका एपी कम कम होते जाए। बट आप मुझे बताओ, ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन भी इकोनॉमिक्स लॉ है क्या? ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन भी लॉ ऑफ इकोनॉमिक्स है क्या? और अगर ये लॉ ऑफ इकोनॉमिक्स है, तो क्या वेदर इट इज सब्जेक्ट टू एजम्पशन? यस सर, इट इज सब्जेक्ट टू एजम्पशन। सो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, रिपीट, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इज सब्जेक्ट टू फ्यू एजम्पशन। Law of variable proportion is subject to few assumptions, right? And those assumptions are, ध्यान दो, those assumptions are number one, only one factor variable or other remains constant. कि अगर आपको लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन आपको आप चाहते हो कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन अप्लाई हो, तो आपको सबसे पहला assumption क्या करना पड़ेगा? What will be your first assumption, guys? Your first assumption will be all other factors will remain constant and only one factor will be variable. Agreed? सेकेंड बच्चों, जो जैसे सारे लैंड लेबर सॉरी लैंड कैपिटल फिक्स है, सिर्फ लेबर वेरिएबल है, लेबर का कॉस्ट आप बढ़ा, स्टॉक आप बढ़ा सकते हो। सेकेंड एजम्पशन क्या है, कि जो भी वेरिएबल फैक्टर आप यूज करेंगे दैट आर होमोजेनियस, मतलब वो एक जैसे होने चाहिए क्या? वो एक जैसे होने चाहिए क्या? राइट? और थर्ड एजम्पशन क्या है, कि आप जो इनपुट यूज कर रहे हो, वो इनपुट का जो मिक्स का प्रोपोर्शन है, जो कॉम्बिनेशन से हमने हमारे फैक्टर को कंबाइन किया है, मतलब 5 लेबर, 2 लाख का कैपिटल, इतना इतना लैंड, ये बच्चों इनपुट, ये जो बच्चों प्रोपोर्शन है इन फैक्टर्स का, ये बच्चों चेंज करने आना चाहिए। ये क्या करने आना चाहिए? चेंज करने आना चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? द स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी इज गिवन इन कांस्टेंट, कि आप जो भी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो या फिर जो भी आपकी टेक्नोलॉजी है, इट शुड रिमेन कांस्टेंट, इट शुड नॉट चेंज। इट शुड रिमेन कांस्टेंट, इट शुड नॉट चेंज। समझ में आ रहा है क्या? राइट? 100%। तो आप मुझे बताओ, अगर मेरा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है
एंड इफ आई वांट टू स्टडी लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, मैंने ऑलरेडी आपको स्टेटमेंट पढ़ा दिया है, बट क्या लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन स्टडी करने के लिए चार सिचुएशन, चार एजम्पशन स्टडी करना जरूरी है क्या? राइट सर, चार एजम्पशन क्या? कि आपके सारे फैक्टर में से एक इनपुट वेरिएबल है, दूसरा सारे वेरिएबल फैक्टर होमोजेनियस है, तीसरा आप सारे फैक्टर्स का प्रोपोर्शन चेंज कर सकते हो, मतलब जो भी आपके फैक्टर इनपुट है उसका प्रोपोर्शन आप चेंज कर सकते हो, और जो भी आपकी स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी इट शुड बी कांस्टेंट, जो भी आपकी स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी इट शुड बी कांस्टेंट. सो हैव यू ऑल अंडरस्टूड टिल नाउ? ऋतुजा, होमोजेनियस मतलब जितने भी सारे फैक्टर्स होंगे कि जो आप इनपुट में यूज कर रहे हो, मतलब एज इनपुट आप जो फैक्टर को डालने वाले हो, दैट फैक्टर्स शुड बी होमोजेनियस, मतलब वो एकदम एक जैसे होने चाहिए. समझ में आया क्या? मतलब जो भी फैक्टर आप वेरिएबल रख रहे हो दे शुड बी ऑफ सेम साइज एंड क्वालिटी. क्लियर? पक्का? तो बच्चों, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के assumption सब लोगों को समझ में आ गई क्या? पक्का? सो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कब एप्लीकेबल है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का स्टेटमेंट क्या है, और लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के assumption क्या है, आप सब लोगों को क्लियर हुए क्या? वो बोल रहे हैं इट इज पॉसिबल टू चेंज द प्रोपोर्शन इन विच द फैक्टर्स आर कंबाइंड. आप मुझे बताओ, अगर आपको लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन स्टडी करना है तो आप लैंड एंड कैपिटल को फिक्स रखेंगे क्या? किसी को थर्ड पॉइंट का एक्सप्लेनेशन चाहिए? आप लैंड एंड कैपिटल को फिक्स रखेंगे और आप लेबर को क्या करेंगे? चेंज करेंगे. आप लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन स्टडी करने के लिए पहले अपने एक लेबर था और आपके पास लैंड एंड कैपिटल मिला के मान लो बच्चों 8 इनपुट थे. आप मुझे बताओ, मेरे पास 2 लेबर है बट लैंड एंड कैपिटल फिक्स 8 ही रहेंगे क्या? मेरे पास 3 लेबर हो गए, लैंड एंड कैपिटल फिक्स 8 ही रहेंगे क्या? मतलब आप मुझे बताओ, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन स्टडी करने के लिए क्या आपने जो भी कॉम्बिनेशन में फैक्टर्स कंबाइन हुए थे, जैसे पहले कॉम्बिनेशन था एक लेबर 8 कैपिटल, फिर 2 लेबर 8 कैपिटल, फिर 3 लेबर 8 कैपिटल, उसको चेंज किया कि नहीं किया? कॉम्बिनेशन 1:8, फिर 2:8, फिर 3:8, कॉम्बिनेशन चेंज हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आया? पक्का? 100%? जस्ट टाइम ऑफ 1 minute. Just go through all the assumptions of law of variable proportion, when it is applicable, and what is the statement of the law of variable proportion. First, first, waiting for you guys. First, read कर लो एक बार. रीड करो. ऑलराइट गाइस, तो क्या आप सब लोगों को लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के assumptions क्लियर हो गए? वेरी फर्स्ट assumption,
कि सिर्फ एक ही फैक्टर वेरिएबल होना चाहिए। दूसरा एजम्पशन, जो भी वेरिएबल फैक्टर है वो क्या होना चाहिए, होमोजेनियस होना चाहिए। तीसरा एजम्पशन, जो भी आपके प्रोपोर्शन है, जो भी आपके फैक्टर का प्रोपोर्शन है वो चेंज होना चाहिए। एंड फोर्थ एजम्पशन, आपकी स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी कांस्टेंट रहनी चाहिए। बच्चों जेन्युइनली समझ में आ रहा है क्या? तो मैं लॉ स्टार्ट कर रहा हूँ। अभी तक तो सिर्फ लॉ का स्टेटमेंट और लॉ के एजम्पशन में, मेन लॉ का जो पार्ट है 3 स्टेजेस, पहली स्टेज इंक्रीजिंग, फिर स्टेज डिमिनिशिंग, फिर स्टेज नेगेटिव रिटर्न्स, ये अभी मुझे स्टार्ट करना है। यहाँ तक सब लोगों को क्लियर हो गया है? पक्का एजम्पशन सबको क्लियर हुआ है? क्या बात है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। क्या दिया जरा चेक कर दिया, ध्यान दो सब लोग। बच्चों अपने एग्जाम्पल में हमने लेबर को वेरिएबल रखा है और हमने हमारे कैपिटल को या फिर लैंड को फिक्स रखा है क्या? तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन स्टडी करने के लिए उन्होंने एक शेड्यूल दिया है। क्या बच्चों आपको वहां पे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का शेड्यूल दिख रहा है? उस शेड्यूल में देखो उन्होंने कैपिटल फिक्स ही रखा है कि देखो 10 10 10 10 10 10 10, राइट। पहले कैपिटल 10 था और लेबर 1 था, बराबर है। अब आप मुझे बताओ बच्चों, जब आपके पास कैपिटल 10 था और लेबर 1 था, आपका टोटल प्रोडक्ट 10 था, आपका टोटल प्रोडक्ट 10 था। बट क्या आप मुझे बताओ, सिर्फ एक लेबर से क्या आपकी पूरी कैपिटल एम्प्लॉय हो रही थी क्या? सिर्फ एक लेबर से क्या आपकी पूरी मशीनरी यूटिलाइज हो रही थी क्या? पूरी लैंड यूटिलाइज हो रही थी क्या? इसलिए आपने और एक लेबर को बढ़ाया। अब मुझे तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन शॉर्ट रन है, और शॉर्ट रन है इसलिए एक ही इनपुट वेरिएबल है और हमने लेबर को वेरिएबल रखा और कैपिटल को फिक्स रखा है। अब आप मुझे बताओ, लेबर जब 2 हुए कैपिटल 10 का 10 ही रहेगा कि नहीं रहेगा? लेबर जब 2 हुए कैपिटल 10 का 10 ही रहेगा कि नहीं रहेगा? बच्चों लेबर जब 3 हुए कैपिटल का 10 ही रहेगा कि नहीं रहेगा? बट बच्चों आप मुझे बताओ, इनिशियली जब आप लेबर बढ़ाएंगे तो हमारी मशीनरी और इफिशिएंटली यूटिलाइज होगी क्या? इनिशियली जब आप लेबर बढ़ाएंगे, बिकॉज एक एक आदमी मशीनरी पे क्या करेगा, इसलिए इनिशियली जब हम लेबर बढ़ा रहे थे तो मेरी मशीनरी और इफिशिएंट यूटिलाइज हो रही थी, मेरी मशीनरी और इफिशिएंट यूटिलाइज हो रही थी। और इसीलिए जब लेबर 1 था कैपिटल 10 थे, जब लेबर 2 था कैपिटल 10 था, बट एक लेबर पे हमने प्रोडक्शन किया था 10, 2 लेबर पे हमने प्रोडक्शन किया 30, 3 लेबर पे हमारा प्रोडक्शन कितना हुआ, 60 हुआ क्या? मतलब जब बच्चों हमने थर्ड लेबर एम्प्लॉय किया, मशीनरी का एफिशिएंसी और बढ़ा कि नहीं बढ़ा? मशीनरी का एफिशिएंसी और बढ़ा कि नहीं बढ़ा? आपने मशीनरी को और एफिशिएंटली यूटिलाइज किया कि नहीं किया? फिर आपने 3 लेबर के बाद और एक लेबर को एम्प्लॉय किया। जब आपने बच्चों फोर्थ लेबर को एम्प्लॉय किया, आपका टोटल प्रोडक्ट 80 हो गया क्या? आपका टोटल प्रोडक्ट 80 हो गया क्या? फिर आपको लगा और एक लेबर एम्प्लॉय करना चाहिए। बच्चों आप मुझे तो लेबर तो आप बढ़ाते जा रहे हो, बिकॉज लेबर वेरिएबल है। क्या आपने कोई भी इससे कैपिटल के अमाउंट चेंज की क्या? बिकॉज आप सबको पता है कैपिटल फिक्स है। तो जब आपके 4 लेबर थे तो आपने प्रोडक्शन 3 के 4 हुए, 4 होने पर आपका टीपी कितना हो गया? 80 हो गया। 3 का 4 होने पर आपका टीपी कितना हो गया? 80 हो गया। अब मुझे बताओ, 4 लेबर पर हम 80 का टीपी किए, जब मैंने 4 की जगह 5 लेबर किए तो मेरा टीपी 80 का 90 हुआ क्या? जब मैंने 4 की जगह 5 लेबर किए, मेरा टीपी 80 का 90 हुआ क्या? राइट। एंड नाउ ट्राई टू गाइस, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। 5 लेबर पे मेरा जो टीपी था वो कितना था? 5 लेबर पे मेरा जो टीपी था वो कितना था? 90 था। आप मुझे बताओ, मुझे पता नहीं था, मैंने 6th लेबर एम्प्लॉय किया। बच्चों 6th लेबर एम्प्लॉय करने पर मेरा टीपी कितना रहा? 6th लेबर एम्प्लॉय करने पर मेरा टीपी कितना रहा? एग्जैक्टली इसका मतलब आप मुझे बताओ, 5 लेबर पे भी मैं 90 का प्रोडक्शन कर रहा हूँ और 6 लेबर पे भी मैं 90 का, 5 लेबर पे भी मैं 90 का प्रोडक्शन कर रहा था, 6 लेबर पे भी मैं 90 का प्रोडक्शन कर रहा हूँ। इसका मतलब ये क्लियर है क्या कि भाई सर जो फिक्स फैक्टर थे वो आप पूरी तरह से यूटिलाइज हो गए, जो फिक्स फैक्टर थे उनकी कैपेसिटी अब एट लेवल पहुंच गई है कि अब इसके ऊपर अगर आप उनको यूटिलाइज करेंगे तो उनके ऊपर अत्याचार होगा। मशीनरी को 5 लेबर बहुत थे, 5 लेबर 90 यूनिट बना रहे, आपने बोला 6 लेके तो दे। मशीनरी ने 6 लेबर को भी काम दिया और प्रोडक्शन 90 का, म्हणजे बानू तुम्हाला असं वाटत नाही काय 6व्या लेबरनं जाऊन फक्त शायनिंग केली? म्हणजे आपण म्हणतो ना की त्याला गर्दी करायला ठेवलं असेल, कळतंय का? की तू फक्त इथे गर्दी करायची, तुझा फायदा कोणाला काय आहे का? नाही.
म्हणजे बघा, एखाद्या पॉलिटिकल पार्टीची सभा असली, तर तिथं 6व्या नंबरची जी कॅटेगरीची लोक असतात ना, ते लय असतात बघा. 6 नंबर कॅटेगरीची म्हणजे भावांनो, मी काय म्हणतोय पहिला नीट ऐका. 6 नंबर कॅटेगरीची लोकं म्हणजे इथला जो 6 नंबरचा लेबर आहे ना तो. नाहीतर काही ते वेगळा अर्थ काढताल, मला घेऊन जातील पॉलिटिकल पार्टी लोग बोलतील, "ए भाई हमारी बात ना उठाओ उसको, उठाओ, उठाओ, उठाओ। भाई आपका सिलेबस भी बाकी है, रिस्क उठाना मत, अगर मुझे कोई उठा के लेके गया तो मैं रिस्पॉन्सिबल।" ओके। तो देखो बच्चों, आपकी मेंटालिटी किधर भागती है मुझे पता है ना भैया। ओके, सो दिल तो बच्चा है जी। आगे बढ़ते हैं भैया। तो ये जो 6th नंबर का लेबर था, आप मुझे बताओ, जैसे सभा में 500 700 लोग सिर्फ लाए जाते हैं, उनसे प्रोडक्टिव कुछ नहीं होता, और 200 400 लोग सच में जेन्युइनली काम करने वाले होते हैं, कि जो सच में कुछ करते होते हैं, सच में कुछ अपने पार्टीज के लिए कुछ करते हैं। बट ये जो यहाँ पे लेबर एम्प्लॉय हुआ, इस 6th लेबर से कोई भी एडिशनल आउटपुट मिला क्या? मतलब आप मुझे बताओ, ठीक है 6th लेबर आपने एम्प्लॉय किया, बट क्या 6th लेबर से मुझे कोई भी एडिशनल आउटपुट मिला क्या? आता मला सांगा 6 लेबर आल्यानंतरच, मला सांगा 6 लेबर आल्यानंतरच जर काही तुमचा टीपी 90च राहिला, म्हणजे थोडक्यात 6th लेबरचा काय फायदा होता का? नहोता। पर आप मुझे बताओ 6th लेबर का कोई फायदा ही नहीं था, तो फिर आपको 7th के पास जाने की ज़रूरत थी क्या? 6th लेबर का कोई फायदा नहीं था, तो आपको 7th के पास जाने की कुछ ज़रूरत थी क्या? अरे भानु, 6th के ऊपर आपका टीपी सेम रहा और आपने 7th आदमी को भी एम्प्लॉय करके रखा। अबे आप मुझे बताओ, 7th लेबर जब एम्प्लॉय होगा ना, तब वो क्या करेगा बताए क्या भैया? ये देखो, ये 6th खाली दिमाग वाला है, ये 6 कुछ कर रहा क्या? ये 6 कुछ कर रहा क्या? 5 में भी टोटल प्रोडक्ट 90 था, 6 था फिर भी टीपी 90, मतलब 6 एज सच हो के नहीं होने जैसा। उसमें कम में भर्ती और उसने लेबर को एम्प्लॉय किया। अब मुझे बताओ बच्चों, 7th लेबर आने पर सिर्फ सर्वरी लेजर नहीं होगा, मेरी बात समझो। 7th लेबर आने पर सिर्फ लेजर नहीं होगा भैया, 7th लेबर आने पर है ना, ये साले पहले 5 को भी डिस्टर्ब कर। हा हा अनुभव तुम्हाला कधी सेल्फ स्टडी करताना आला असेल का? 2 लोक असतात चांगलं होतं, 4 लोकांमध्ये इफेक्टिव्ह होतो. पण कधी-कधी 5वा, 6वा, 7वा येतो आणि हाय त्या चौघांना पण गंडा लावून निघून जातो. ओके. कारण की तो 6वा आणि 7वा जो असतो ना, तो पबजी खेळणारा असतो. वो आता आउटपुट तो कुछ निकालता नहीं, बट है वो लोगों का आउटपुट लेके चला जाता है। फैक्ट है कि नहीं है? मैं भी थोड़ा-सा एग्ज़ाम्पल इसके साथ रिलेट करना, मुझे पता नहीं कितना सही है, बट आपके अंडरस्टँडिंगला आपको समझ गया ना? तर हे जे 6वा आणि 7वा आहे ना, त्याला मी म्हणतो पबजीवाला. तुमचे पण दोस्त असतील की पबजीवाले? म्हणजे रात्री झोपेतनं 3 वाजता जाग आली की त्यांना आधी तो पबजीच दिसतोय. पबजी खेळायचं. मानसिक संतुलन बिघडलेली लोक. गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? सो नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड गाइस, यहाँ पे जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है, आपको नहीं क्या लगता बच्चों, यहाँ पे कुछ ना कुछ जो आउटपुट निकल रहा है, वो एक स्पेसिफिक फंक्शनल रिलेशनशिप बता रहा है। कैसे? नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। पहले जो मेरा टोटल प्रोडक्ट था, एक लेबर के लिए टोटल प्रोडक्ट 10 है। इसका मतलब बच्चों मेरा एपी 10 हुआ क्या? 10 डिवाइडेड बाय टीपी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ लेबर्स। और बच्चों मेरा मार्जिनल, एक के पहले टीपी 0 था, एक लेबर पे टीपी 10 हुआ, मतलब चेंज इन टोटल प्रोडक्ट 10 आया कि नहीं आया? मतलब जब मैंने एक लेबर एम्प्लॉय किया तब मेरा टीपी, एपी और एमपी, टीपी भी 10 था, एपी भी 10 था, एमपी भी 10 था। जब मैंने दूसरा लेबर एम्प्लॉय किया तब मेरा टीपी बन गया 30। इसका मतलब बच्चों मेरा एमपी 20 और मेरा एपी 15 आएगा क्या? 2 लेबर के लिए अगर मेरा टोटल प्रोडक्ट 30 है, तो मेरा एपी 15 और एमपी 20 आएगा क्या? यस और नो? यस और नो? आर यू ऑल गेटिंग? ओके। बच्चों जब मैंने थर्ड लेबर एम्प्लॉय किया, दोहरा रहा हूँ बच्चों, जब मैंने थर्ड लेबर एम्प्लॉय किया, थर्ड लेबर पे मेरा टीपी 60 हुआ, और अगर थर्ड लेबर पे बच्चों मेरा टीपी 60 हुआ है, तो डोंट यू थिंक थर्ड लेबर पे अगर मेरा टीपी 60 है, तो मेरा एपी 20 और एमपी 30 आएगा? मेरा एपी 20 और एमपी 30 आएगा? यस और नो? फिर कैसे निकाला? कुछ नहीं, टीपी डिवाइडेड बाय 3 इज एपी एंड चेंज इन टोटल प्रोडक्ट इज एमपी।
आप मुझे तो बच्चों, जब हमने एक लेबर बढ़ाया और जब हमने दूसरा लेबर बढ़ाया, दोनों में मेरा एमपी मेरे एपी से ज्यादा है क्या? दोनों में मेरा एमपी मेरे एपी से ज्यादा है क्या? यस और नो? उसके बाद में बच्चों अगर मैंने लेबर बढ़ाया तो मेरा एमपी कम हो गया क्या? बच्चों एमपी कम हो रहा है, मतलब टीपी का बढ़ने का स्पीड कम हो गया क्या? बिकॉज पहले टीपी 20 से और फिर 30 से बढ़ा था, और अब अगर मेरा एमपी 20 हो गया मतलब टीपी सिर्फ 20 से बढ़ा क्या? मतलब जो स्पीड से अपना टीपी बढ़ रहा था अब उसका बढ़ने का स्पीड कम हो गया क्या? तो जब मैंने फोर्थ लेबर एम्प्लॉय किया तो मेरा एवरेज प्रोडक्ट, मेरा टोटल प्रोडक्ट 80 हुआ, मतलब मेरा एपी 20 है, बट मेरा एमपी कम हो गया क्या? ध्यान रखो, इसका मतलब मेरा जो एमपी था वो यहाँ पे हाईएस्ट था क्या? मेरा जो एमपी था वो 30 पे हाईएस्ट था क्या? एंड उसके बाद में बच्चों मेरा एमपी कम कम होना चालू हुआ क्या? उसके बाद में मेरा एमपी कम कम होना चालू हुआ क्या? यस सर। सो उसके बाद में भी आपने लेबर एम्प्लॉय किया एंड देन आपको टीपी मिला 80, मतलब एपी आया 20 और एमपी आया 20, एपी आया 20 एंड एमपी आया 20। फिर आपने और एक लेबर बढ़ाया। बच्चों आप लेबर क्यों बढ़ा रहे थे? बिकॉज आपका टीपी बढ़ रहा था ना, और टीपी बढ़ रहा है तो लेबर बढ़ाने में दिक्कत नहीं, बिकॉज टीपी बढ़ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। टीपी कम हो रहा है तो प्रॉब्लम है, टीपी बढ़ रहा है तो क्या प्रॉब्लम है? तो जब आपने फिफ्थ लेबर बढ़ाया आपका टीपी 90 हुआ क्या? बट आप मुझे तो, अगर अभी यहाँ पे मेरा टीपी 90 है तो कितने लेबर के लिए 90 है? 5 लेबर के लिए। यहाँ पे मेरा एपी 18 और यहाँ पे मेरा एमपी 10 आएगा। अब मुझे बताओ, पहले 3 लेबर के लिए टीपी का स्पीड बढ़ रहा था एंड 3 के बाद जो लेबर मैंने एम्प्लॉय किए उसमें टीपी का स्पीड बढ़ने का कम हो गया क्या? उसमें टीपी का बढ़ने का स्पीड कम हो गया क्या? 3 के 4 किए टीपी का स्पीड कम हो गया, 4 के 5 किए टीपी का स्पीड और कम हो गया। अब मुझे बता, अगर 5 के 6 हुए, अगर 5 के 6 हुए तो टीपी 90 का 90 रहेगा। और अगर बच्चों टीपी 90 का 90 है, मेरा एपी कम होगा, 90 डिवाइडेड बाय कितना आएगा? 6, मेरा एपी 15 आएगा। और सर 5 के लिए भी टीपी 90 है, 6 के लिए भी टीपी 90 है, मतलब 6 के लिए मेरा एमपी 0 आएगा क्या? 6 के लिए मेरा एमपी 0 आएगा क्या? और आप मुझे बताओ, एक बार मेरा एमपी 0 आ गया, दोहरा रहा बच्चों, एक बार मेरा एमपी 0 आ गया, वहां पे मेरे टीपी का मैक्सिमम पॉइंट होगा क्या? बिकॉज एमपी 0 है, मतलब अब टीपी इसके ऊपर जाएगा ही नहीं। टीपी क्यों बढ़ रहा है? एमपी पॉजिटिव है करके। जी, जब तक एमपी पॉजिटिव रहेगा तब तक टीपी बढ़ता रहेगा, बट अब अगर यहाँ पे एमपी 0 हो गया है, मतलब अब टीपी बढ़ने वाला है क्या? एमपी 0 हो गया मतलब अब टीपी बढ़ने वाला है क्या? आप मुझे बताओ, एमपी 0 है, टीपी बढ़ने का कोई स्कोप नहीं है। अब अगर मैंने और एक लेबर एम्प्लॉय किया, मुझे पता था फिफ्थ लेबर पे ही अगर मेरा एमपी 0 है तो टीपी मैक्सिमम होगा एंड इसके बाद में टीपी को बढ़ाना पॉसिबल नहीं है। क्यों? बिकॉज आपके बाकी सारे फैक्टर्स कांस्टेंट है। और सर लेबर जितने यूटिलाइज किए हैं, दोहरा रहा हूं बच्चों, लेबर जितने यूटिलाइज किए हैं वो अब मतलब हमारी लेबर जितने उसके हिसाब से हमारी मशीनरी और कैपिटल पूरा एम्प्लॉय हो चुका है, पूरा यूज हो चुका है। तो आप मुझे बताओ, इसके बावजूद भी अगर मैंने लेबर बढ़ाया, बच्चों नए लेबर से बढ़ेगा तो नहीं, उल्टा टीपी कम हो जाएगा क्या? और इसीलिए जब आप सिक्स्थ पर से सेवंथ लेबर पे गए, सेवंथ लेबर का जो एमयू है वो निगेटिव आया क्या? सेवंथ लेबर का मार्जिनल प्रोडक्टिविटी एंड सेवंथ लेबर, सॉरी एवरेज प्रोडक्ट और टीपी तीनों कम आया कि नहीं आया? मतलब आप मुझे बताओ, जब आपने सेवंथ लेबर एम्प्लॉय किया, आप मुझे बताओ टीपी क्या हो रहा है? सेवंथ लेबर एम्प्लॉय किया, टीपी क्या हो रहा है? फास्ट कम हो रहा है, एपी क्या हो रहा है? कम हो रहा है। और बच्चों एमपी तो निगेटिव में चला गया क्या? सेवंथ लेबर की वजह से एमपी आपका निगेटिव में चला गया क्या?
और ऑलवेज रिमेंबर, जो पॉइंट पे आपका एमपी नेगेटिव में चला गया उसके आगे के स्टेज को आप स्टेज ऑफ नेगेटिव रिटर्न्स कहेंगे। जो स्टेज पे आपका एमपी नेगेटिव चला गया उसको स्टेज ऑफ नेगेटिव। मतलब जब तक आपका एमपी बढ़ रहा है दैट विल बी इंक्रीजिंग रिटर्न। जैसे ही बच्चों आपका एमपी कम होना चालू हो गया, डिमिनिशिंग रिटर्न। और जैसे ही आपका एमपी नेगेटिव चला गया, नेगेटिव रिटर्न्स। तो टीपी एपी और एमपी के ऊपर जो रिलेशनशिप है जिसके ऊपर इंक्रीजिंग रिटर्न, डिमिनिशिंग रिटर्न, नेगेटिव रिटर्न, वो तीनों स्टेजेस का बेसिक मीनिंग सबको समझ में आ गया। हैव यू अंडरस्टूड द बेसिक मीनिंग ऑफ स्टेज? तो सर मेरी इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल कब अचीव होगी? बच्चों जो पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरा एमपी मैक्सिमम है वहां पे मेरी फर्स्ट स्टेज खत्म होगी। क्लियर हुआ? जो पॉइंट पे मेरा एमपी मैक्सिमम है दैट विल बी माय फर्स्ट स्टेज। जो पॉइंट पे मेरा एमपी जीरो है दैट विल बी माय सेकंड स्टेज। और जहां से आगे मेरा एमपी नेगेटिव हो दैट विल बी माय थर्ड स्टेज। राइट और रॉन्ग? राइट और रॉन्ग? क्लियर है सबको? कोई भी डाउट ही पूछो। एक्चुअली क्या है, थोड़ा सा उनको और मेरा जो लॉजिक है डायग्राम के हिसाब से, हाँ ठीक है बच्चों, परफेक्ट है। तो आप मुझे बताओ, पहले बताओ ये रिलेशनशिप आप सब लोगों को समझ में आ गई? मैंने क्या पढ़ा? ये रिलेशनशिप आप सब लोगों को समझ में आ गई? पक्का? एक अप्रोच में उन्होंने थोड़ा सा गड़बड़ किया है, बट अगर ये यहाँ तक आप सब लोगों को क्लियर है, ध्यान दो। अब 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, सब लोग ये चार्ट रेडी करो। 1 मिनट तनिष्का, उसके ऊपर का मैं एक्सप्लेनेशन आपको दे रहा हूँ, बिकॉज जो मैं आपको बोल रहा था ना, मेरे को थोड़ा सा अप्रोच अलग लग रहा है, वही अप्रोच यहाँ पे है, तो मुझे आपको उसके बारे में बात करनी होगी। चल कम टू दैट पॉइंट। बट पहले आप मुझे बताओ, जैसे जैसे आप कैपिटल को फिक्स रख रहे थे और लेबर को बढ़ा रहे थे, जैसे 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 आप कैपिटल को फिक्स करके लेबर को बढ़ा रहे थे, वैसे वैसे इम्पैक्ट हो रहा था कि नहीं हो रहा था? इनिशियली मेरा टीपी बढ़ा कि नहीं बढ़ा? और द पीरियड बच्चों टीपी का बढ़ने का स्पीड कम हो गया, राइट? एंड एक टाइम तो ऐसा है कि जैसे मेरा टीपी ही कम हो गया, टोटल प्रोडक्ट कम हो गया। और वही सेम बच्चों आपको एपी और एमपी पे भी देखने मिलेगा नहीं? वही सेम चीजें बच्चों आपको एपी और एमपी पे भी देखने मिली कि नहीं मिली? राइट? पक्का? हंड्रेड परसेंट। आप मुझे बताओ, कल जो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया था उसके मुताबिक मेरा जो उसके मुताबिक मेरा जो एमपी है वो एपी के बराबर कब आएगा? यहाँ पे आएगा क्या? एपी इज इक्वल टू एमपी, वहां पे आएगा क्या? और जो पॉइंट पे बच्चों मेरा एपी एमपी के बराबर होगा वहां पे मेरा एपी मैक्सिमम होगा क्या? बिकॉज एक बार एमपी एपी के बराबर आ गया उसके बाद में एमपी और कम होते जाएगा ना। देखो ना, एमपी 10 20 30, 30 से वापिस 20 हुआ, मतलब ये स्टेज पे मेरा एमपी मेरे एपी के बराबर है, and then MP will continue to fall. तो जो पॉइंट पे मेरा MP AP के बराबर आएगा एट दैट पॉइंट में AP विल बी मैक्सिमम।
और वही हुआ कि देखो मेरा एमपी एपी के बराबर है और वहां पे मेरा एपी मैक्सिमम है क्या 20 20 और जैसे ही एपी मेरा 20 हुआ जिसके बराबर एमपी था उसके बाद में बच्चों एपी भी कम होना चालू हुआ कि नहीं समझ पा रहे हो सो ये जो 3 स्टेजेस है 3 स्टेजेस में सबसे पहले स्टेज ने क्या बोला दोहरा रहा हूं 3 स्टेजेस में सबसे पहले स्टेज ने क्या बोला कि जब तक मेरा एमपीएपी के बराबर नहीं आता यानी तब तक आपका पहला स्टेज रहेगा बेसिकली कॉल्ड एज लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न फिर जब तक मेरा एमपी 0 नहीं होता दूसरा स्टेज होगा पे क्या दूसरा स्टेज तो पहला स्टेज वेर एपी इज इक्वल टू एमपी और बच्चों आप मुझे बताओ पहले स्टेज में एमपी हमेशा एपी के ऊपर रहेगा कि नहीं रहेगा पहले स्टेज में एमपी हमेशा एपी के ऊपर रहेगा कि नहीं रहेगा बिकॉज देखो ना इनिशियली एपी एमपी से ज्यादा है मतलब एमपी एपी से ज्यादा है तो एमपी एपी से ज्यादा रहेगा कब तक जब तक एमपी और एपी एक बराबर नहीं है जब तक एमपी और एपी एक बराबर नहीं है यस और नो और एक बार आपका एपी इज इक्वल टू एमपी आया तो उसके बाद में बच्चों एमपी कम होते रहेगा क्या उसके बाद में बच्चों एमपी कम होते रहेगा क्या हैव यू ऑल अंडरस्टूड टेक्निकल है बट इतना डिटेल में जा रहे तो समझना चाहिए कोई भी डाउट मुझे बताओ तो अगर आपने प्रैक्टिकली सोचा एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा सा उन्होंने ये किया है ओके 3 स्टेजेस स्टेज नंबर 1 स्टेज नंबर 2 स्टेज 1 स्टेज 2 एंड स्टेज 3 स्टेज 1 स्टेज 2 एंड स्टेज 3 आप अगर बच्चों हैंड रेज करो सब लोग आर यू ऑल विथ मी गाइस हैंड रेज करो सब लोग ग्रेट तो ऑलमोस्ट 56 स्टूडेंट प्रॉपर्ली कॉन्सेंट्रेट कर रहे हुए नींदे निकाल रहे जस्ट चेक नींदे निकालने वाला कौन है सिद्धि तेजस उत्कर्षा यश श्रावणी आपका हैंड रेज नहीं है ओके ओके ठीक है तो पहले बताओ यहां तक क्लियर हुआ क्या आप लोगों को पहले तो आप ध्यान दो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का पहला स्टेज लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स ये स्टेज कब तक ड्यूरिंग दिस स्टेज total product increases at an increasing rate up to the point of inflation and thereafter it increases at a diminishing rate बच्चों पहली जो मेरी स्टेज है जिसको हमने कहा है स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न वो कब तक रहेगा देखो ये स्टेज में आप मुझे बताओ पहले मेरा टीपी फास्ट बढ़ रहा था क्या देखो ना पहले मेरा टीपी कैसे बढ़ रहा था 10 से डायरेक्टली 20 से बढ़ा फिर 30 हुआ 30 से डायरेक्टली और 30 से बढ़ा फिर 60 हुआ यस और नो मतलब
पहले मेरा टीपी इंक्रीजिंग रेट से बढ़ा कि नहीं बढ़ा? कब तक? अप टू द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, जिसको आई बोलते हैं। एंड उस पॉइंट के बाद में भी टीपी बढ़ रहा था, पर बच्चों टीपी का बढ़ने का स्पीड कम हो गया क्या? उस पॉइंट के बाद भी टीपी बढ़ रहा था, पर टीपी का बढ़ने का स्पीड कम हो गया क्या? ओके। सेकेंड, this is because MP of the variable factor increases up to point M on MP and then start falling. अब मुझे बताओ, अगर आप ठीक से नोटिस करेंगे तो बच्चों यहां तक मेरा टीपी इंक्रीजिंग स्पीड से बढ़ रहा था क्या? थर्ड यूनिट तक मेरा टीपी इंक्रीजिंग स्पीड से बढ़ रहा था क्या? ये देखो, डायरेक्ट एकदम फास्ट यहां पे आया, एकदम फास्ट यहां पे आया। क्यों पता है बच्चों? बिकॉज बिकॉज तब तक तेरा मार्जिनल प्रोडक्टिविटी बढ़ रहा था। मतलब बच्चों आप मुझे बताओ, जब तक मेरा मार्जिनल प्रोडक्टिविटी बढ़ रहा है तब तक मेरा टीपी इंक्रीजिंग स्पीड से बढ़ेगा क्या? एंड थर्ड यूनिट के बाद मेरा एमपी कम होना चालू हुआ, 10 का 20 हुआ, 20 का 30 हुआ, तो मेरा एमपी पहले बढ़ रहा था। एंड थर्ड यूनिट के बाद मेरा एमपी कम होना चालू हुआ, और बच्चों जैसे मेरा एमपी कम होना चालू हुआ, मेरे टीपी का बढ़ने का स्पीड कम हो गया क्या? मेरे टीपी के बढ़ने का स्पीड कम हुआ कि नहीं हुआ? राइट और रॉन्ग? और आप मुझे बताओ, ये जो फोर्थ लेबर था जहां पे मेरा एमपी कम होना चालू हुआ, वहीं पे मेरा एमपी एपी के बराबर आया क्या? वहीं पे मेरा एमपी एपी के बराबर आया क्या? दैट्स इट गाइस। वहां पे मेरा पहला स्टेज खत्म हो जाएगा, वहां पे मेरा पहला स्टेज खत्म हो जाएगा। मतलब आपने अगर ठीक से देखा बच्चों, तो जहां पे मेरा एपी मैक्सिमम था, यहाँ पे था क्या मेरा एपी मैक्सिमम? यहाँ पे था कि मेरा एपी मैक्सिमम, ये देखो चाहिए तो ये हटा देता हूँ। यहाँ पे मेरा एपी मैक्सिमम था क्या? और जहाँ पे मेरा एपी मैक्सिमम है, मैंने आपको लॉजिकली पढ़ाया था, वहां पे मेरा एमपी एपी के बराबर होगा। जहाँ पे मेरा एपी मैक्सिमम है वहां पे मेरा एमपी एपी के बराबर होगा क्या? और वहीं पे बच्चों हमारा फर्स्ट स्टेज खत्म हो जाएगा। वहीं पे बच्चों हमारा फर्स्ट स्टेज खत्म हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ? हेलो? सुजल एक काम करना, ये लेक्चर चालू आहे माझं, ये घरी 10 मिनिटं भेट, ये 10 मिनिटं भेट। तो आप मुझे बताओ क्या करते हैं। हाँ, तो राइट, जहां पे मेरा एपी मैक्सिमम था वहां पे मेरा एमपी एपी के बराबर आया क्या? जहां पे मेरा एपी मैक्सिमम था वहां पे मेरा एमपी एपी के बराबर आया क्या? राइट। और यहाँ पे बच्चों मेरा पहला जो स्टेज हो खत्म हो। एक्चुअली क्या है, ये बुक में फॉर्मेटिंग वैसा हुआ है। ऑलवेज रिमेम्बर, मेरा पहला स्टेज यहाँ पे खत्म होगा, समझ रहे हो? तो मेरा पहला स्टेज कहाँ पे खत्म हुआ? जहां पे मेरा एपी मैक्सिमम था और जहां पे मेरा एमपी एपी के बराबर आया, वहां पे मेरा पहला स्टेज खत्म हुआ क्या? राइट। तो अगर किसी ने मुझे पूछा कि सर जी आपका पहला स्टेज कहाँ पे खत्म होगा, वेयर एपी इज मैक्सिमम एंड माई एपी इज इक्वल टू एमपी। आप मुझे बताओ, इनिशियली पहले स्टेज में एमपी एपी से ज्यादा था क्या? करके एपी बढ़ रहा था ना? एमपी एपी से ज्यादा था करके एपी बढ़ रहा था कि नहीं बढ़ रहा था? तो जब आप मुझे बताओ, जब मेरा एमपी एपी के बराबर होगा, तो क्या एमपी ऊपर से नीचे आएगा एपी के ऊपर? ये देखो, पहले स्टेज में मेरा एमपी एपी के बराबर है, ये देखो बच्चों यहाँ पे दिख रहा है क्या? तो बच्चों जहां पे मेरा पहला स्टेज खत्म हुआ, थ्रू आउट देखो मेरा एपी का कर्व, और बच्चों मान लो कि मैं
मान लो कि मैं बच्चों ये जो है ये मेरा एमपी का है क्या, अभी जो मैंने ये किया, ये देखो ये मेरा एमपी का है क्या। थ्रू आउट पहले स्टेज में मेरा एपी बढ़ रहा था, क्यों बढ़ रहा था, बिकॉज मेरा एमपी एपी के ऊपर था क्या। और जब मेरा पहला स्टेज खत्म हुआ तब एमपी कम कम होके एपी के ऊपर आके रुक गया क्या। और आप मुझे बताओ जो पॉइंट पे मेरा एमपी एपी के ऊपर आके रुका है वो पॉइंट पे मेरा पहला स्टेज खत्म हुआ क्या। क्यों, बिकॉज सर ये पॉइंट पे आपका एपी मैक्सिमम होगा, वो पॉइंट पे आपका एपी मैक्सिमम होगा। यस और नो, यस और नो। आप मुझे बताओ एपी कब तक मैक्सिमम होता है, मैंने कल आपको लॉजिकली पढ़ाया था। एपी कब तक मैक्सिमम होता है बच्चों, एपी कब तक मैक्सिमम होता है, जब तक एमपी एपी के ऊपर है। जब तक एमपी एपी से ज्यादा है एपी मतलब एपी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। और एक बार मेरा एमपी एपी के नीचे आया, जब तक एमपी इज ग्रेटर देन एपी एपी बढ़ता रहेगा। और जैसे ही मेरा एमपी एपी के नीचे गया मेरा एपी बच्चों एपी मेरा कम कम होना चालू होगा कि नहीं होगा, आए समझ में। और इसीलिए जो पहले पॉइंट पे जहां पे मेरा एपी मैक्सिमम था वहीं पे मेरा एमपी का पॉइंट आया और वहां पे मेरी पहली स्टेज अचीव हो गई, विच इज फेमसली कॉल्ड एज लॉ ऑफ स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग। सबको क्लियर हुआ। तो क्या अगर मैंने आपको ऐसे कहा कि स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स इज द स्टेज वेयर एमपी कर्व इंटरसेक्ट्स एपी कर्व, जहां पे मेरा एमपी कर्व एपी कर्व को इंटरसेक्ट करता है वो मेरा पहला स्टेज है क्या। यही तो बता रहा था मेरे भाई लोग, में आप लोगों को समझ में आ गया क्या, हैव यू ऑल अंडरस्टूड, पक्का। ओके, अब मुझे बताओ बच्चों पहली स्टेज हो गई, सो राइजिंग एमपी आल्सो पुल्स अप एपी व्हिच गोज ऑन राइजिंग इन द फर्स्ट स्टेज। कि पहले स्टेज में एमपी बढ़ रहा है और एमपी अगर ज्यादा है तो एपी भी ऊपर जाएगा। राइजिंग एपी इंडिकेट्स इंक्रीज इन द एफिशिएंसी ऑफ वेरिएबल फैक्टर। और एपी बढ़ रहा है, एपी क्यों बढ़ रहा है, बिकॉज आप जो भी वेरिएबल फैक्टर एम्प्लॉय करें उसकी एफिशिएंसी बढ़ रही है। स्टेज 1 ends where AP is maximum and is equal to MP as shown by the points in the diagram। बट जैसे ही मेरा एपी मैक्सिमम हुआ और मेरे एमपी कर्व ने मेरे एपी कर्व को इंटरसेक्ट किया वहां पे बच्चों मेरा स्टेज 1 खत्म हो गया क्या। जैसे ही बच्चों मेरा एपी मैक्सिम जहां पे मेरा एपी मैक्सिमम हुआ और मेरे एमपी कर्व ने मेरी एपी कर्व को ऊपर से इंटरसेक्ट किया वहां पे मेरा पहला स्टेज खत्म हो गया क्या, राइट। वहां पे मेरा पहला स्टेज खत्म हो गया क्या, राइट। एंड नाउ there is a second stage that is called as stage of diminishing return, stage of diminishing return। बच्चों स्टेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न कब तक रहेगा, ये देखो जब तक मेरा एमपी पॉजिटिव है, मतलब आप मुझे बताओ यहाँ पे मेरा एमपी कम होना चालू हुआ, मेरा एमपी एपी के बराबर है, यहाँ पे मेरा पहला स्टेज खत्म हो गया। पर बच्चों आप मुझे बताओ फिफ्थ और सिक्स लेबर के लिए भी मेरा एमपी पॉजिटिव था क्या, फिफ्थ और सिक्स लेबर के लिए मेरा एमपी पॉजिटिव था क्या। तो ये दोनों आएंगे स्टेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। मतलब आप मुझे बताओ जहां पे मेरा एमपी जीरो हुआ वहां पे मेरा सेकंड स्टेज खत्म होगा क्या, जहां पे मेरा एमपी जीरो हुआ वहां पे मेरा सेकंड स्टेज खत्म होगा क्या। बट आप मुझे बताओ सब लोग दिमाग लगाना, जो पॉइंट पे मेरा एमपी जीरो होगा बच्चों जो पॉइंट पे मेरा एमपी जीरो होगा वो पॉइंट पे मेरा टीपी एमपी जीरो है। मतलब इसके आगे आप कोई भी एडिशनल लेबर नई यूटिलिटी देने वाला नया प्रोडक्शन देने वाला नहीं, एडिशनल प्रोडक्शन
एग्जैक्टली अथर्व, एग्जैक्टली सिद्धार्थ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली कलिंग, ऑल आर राइट सर जी। जो पॉइंट पे आपका एमपी 0 हो गया वो पॉइंट पे आपका टीपी मैक्सिमम हो गया, उसके ऊपर अब टीपी नहीं जा सकता। आप मुझे बताओ स्टेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न क्या बोलती है? डिमिनिशिंग मतलब कम, बट रिटर्न तो आ रहा है ना। डिमिनिशिंग है, धीरे धीरे आ रहा है, बट रिटर्न तो आ रहा है ना। ऐसे क्या कि रिटर्न आना रह गया, रिटर्न आना रुक गया। सेकेंड स्टेज में डिमिनिशिंग मतलब नए लेबर लगाओ, नए लेबर को एम्प्लॉय करने पर रिटर्न आएगा। हाँ डिमिनिशिंग आएगा, थोड़ा थोड़ा आएगा, बट आएगा। आएगा मतलब टीपी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। इसलिए सेकेंड स्टेज में टीपी बढ़ रहा था कि नहीं बढ़ रहा था। पर जब अपने को पता चला कि सर एडिशनल लेबर अब रिटर्न दे ही नहीं रहा है, सर डिमिनिशिंग छोड़ो दे ही नहीं रहा है, जीरो दे ही नहीं रहा है, तो अब अगर वो रिटर्न दे ही नहीं रहा है, जीरो बात कर लो, जो एक नए लेबर को लाया और उसने जीरो रिटर्न दिया, अब मुझे बताओ अब इसके आगे टीपी बढ़ना पॉसिबल है क्या? अब इसके आगे टीपी बढ़ना पॉसिबल है क्या? यस 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 यू आर राइट। नहीं। तो जो पॉइंट पे अपने को पता चला की सर अब डिमिनिशिंग रिटर्न भी नाही, आता टीपी वाढणारच नाही, आता लाग नाही, आता लेबर नको, टीपी वाढणारच नाही, वहां पे मेरा डिमिनिशिंग रिटर्न का जो स्टेज है खत्म हो गया। इसका मतलब बच्चों देखो, जहां पे मेरा एमपी 0 हुआ, ये बच्चों जहां पे मेरा एमपी 0 हुआ और उसी सेम पॉइंट पे मेरा टीपी मैक्सिमम हुआ। सो द पॉइंट जहां पे आपका बच्चों एमपी 0 हुआ और टीपी मैक्सिमम हुआ, वहां पे आपका सेकेंड स्टेज एंड हुआ क्या? वहां पे आपका सेकेंड स्टेज एंड हुआ क्या? समझ गए? दैट इज कॉल्ड एज अ डिमिनिशिंग। एंड नाउ यू गाइस टेल मी, ये देखो बच्चों, ये मेरा मार्जिनल प्रोडक्ट 0 बन गया कि इधर सब रफ कर रहा हूं, ये मेरा मार्जिनल प्रोडक्ट 0 बन गया कि इधर। अब जहां पे 0 बना वहां पे मेरा टीपी मैक्सिमम, जहां पे 0 बना वहां पे मेरा टीपी मैक्सिमम। और उसके बाद में भी अगर आपने लेबर एम्प्लॉय किए तो मेरे नए लेबर का मार्जिनल, जैसे आपका एमयू एक्सेस कंजम्पशन से निगेटिव बना था, वैसे अगर आपने नया लेबर एम्प्लॉय किया, दोहरा रहा हूं, अगर आपने नया लेबर एम्प्लॉय किया तो क्या आपका एमपी निगेटिव बनेगा? क्या आपका एमपी निगेटिव बनेगा? नए लेबर से बच्चों प्रोडक्शन आया तो नहीं, उल्टा उसने बाकी लोगों को डिस्टर्ब कर दिया। भाई वो आया और लोगों का उसने टाइम खराब कर दिया और लोगों से टाइम पास कर रहा है। वन थिंग, मशीनरी ओवर यूटिलाइज होगी। मशीनरी बोल रही थी 5 लोग काम कर रहे हैं, मेरे को लोड नहीं आएगा। जो मशीन पे 5 लोगों का काम था वहां पे अपने 7 लोग लगा दिए। मतलब हे वे लोगों का काम भी डिस्टर्ब हुआ कि नहीं हुआ? हे वो लोगों का काम भी डिस्टर्ब हुआ कि नहीं हुआ? पॉइंट को समझ पा रहे हो क्या बच्चों? आर यू आर गेटिंग? पक्का? गेटिंग? राइट, वो तो शर्वरी जाएगा, वो तो अपन नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। बट मुझे बताओ ये लॉ है ठीक है, प्रैक्टिकली भी आप एक्सेप्ट कर पा रहे हो ना कि नहीं सर ये चीजें होगी? शॉर्ट रन में जब मेरे को सिर्फ मशीनरी वगैरह सब कांस्टेंट और लेबर बनाने, तो ये चीजें डेफिनेटली होगी जिसका मुझे खास ख्याल रखना होगा। सो ऐसा नहीं कि थ्योरी में देर आप स्टडी करो, प्लीज मुझे वैसे स्टूडेंट नहीं चाहिए। आई वांट यू टू ऑब्जर्व प्रैक्टिकली, yes it is possible sir, yes in short run is definitely possible, because in short run we cannot change amount of capital, we cannot change machinery. Getting what I'm saying? Yes 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 Siddharth, obviously. And now you tell me, अगर जो लेबर पे मेरा एमपी 0 था उसके बाद में अगर मैंने लेबर एम्प्लॉय किया तो क्या मेरा एमपी नेगेटिव बना क्या? और जैसे ही बच्चों मेरा एमपी नेगेटिव बना, वो रहा टीपी नीचे आना चालू हुआ क्या? मतलब सेकेंड स्टेज के एंड में मेरा टीपी मैक्सिमम था। सेकेंड स्टेज के एंड में मेरा टीपी मैक्सिमम था क्या बच्चों? यस और नो, था कि नहीं था? हेलो,
नहीं वो मैंने बुलाया है, वो आए क्या? ठीक है ठीक है, उनको क्या करूँगी, गेस्ट में 10 मिनट उनसे बात करके आता हूँ। हाँ, नहीं तो ऊपर के हॉल में बैठा हूँ मैं, स्टूडियो रूम में बात करता हूँ। ये लॉक है, अब भेजो तो, भेजो तो। बोलो, यहाँ तक समझ में आया क्या? हैव यू ऑल अंडरस्टूड? आप मुझे बताओ, अगर सेकेंड स्टेज के एंड में ही मेरा टीपी मैक्सिमम हो चुका था, दोहरा रहा हूं बच्चों, सेकेंड स्टेज के एंड में ही मेरा टीपी मैक्सिमम हो चुका था, तो क्या थर्ड स्टेज में मेरा टीपी बढ़ने वाला था क्या? ऑटोमेटिकली थर्ड स्टेज में आने वाले रिटर्न्स निगेटिव थे कि नहीं थे? इसीलिए जो पॉइंट पे मेरा टीपी मैक्सिमम हो गया, दोहरा रहा हूं, जो पॉइंट पे मेरा टीपी मैक्सिमम हो गया, उसके बाद में जो स्टेज चालू हुई उसने मुझे सारे के सारे नेगेटिव रिटर्न्स दिए, एंड देयरफॉर दैट स्टेज विल बी कॉल्ड एज अ स्टेज ऑफ नेगेटिव रिटर्न्स, दैट स्टेज विल बी कॉल्ड एज अ स्टेज ऑफ नेगेटिव रिटर्न्स, एंड दिस वाज ऑल अबाउट द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन. This was all about the law of variable. So, have you all understood what do you mean by the stage of increasing return? What do you mean by stage of diminishing return, and what do you mean by stage of negative returns? Have you all understood? So, this was all about our law of variable. I hope you all have understood the concept. चेक कर लो एक बार, कोई गड़बड़ नहीं है बच्चों, चेक कर लो फास्ट. सबके दिमाग में गया क्या बताओ? ये बस एक परसेंट डर लो. बोलो बच्चों, गया क्या सबके दिमाग में? गेटिंग? तो ये जो यहाँ पे 3 स्टेजेस है, पहली स्टेज कहाँ पे खत्म हुई? पहली स्टेज बच्चों कहाँ पे खत्म हुई? When my MP intersects my AP curve, where my AP is equal to MP, जहाँ पे मेरा AP मैक्सिमम है. एग्रीड? सो AP मैक्सिमम है, MP AP को इंटरसेक्ट कर रहा है, और MP इज इक्वल टू AP. फर्स्ट स्टेज इंक्रीजिंग रिटर्न खत्म, मतलब उसके बाद में रिटर्न स्पीड से नहीं बढ़ेंगे. सेकेंड स्टेज में रिटर्न बढ़ रहे थे. टेल मी, सेकेंड स्टेज में बच्चों रिटर्न बढ़ रहे थे? सेकेंड स्टेज में टीपी बढ़ रहा था, ये और नो? सर जी सेकेंड स्टेज में टीपी बढ़ रहा था, राइट? बट बढ़ने का जो स्पीड था वो डिमिनिशिंग था, धीरे 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 बढ़ रहा था, धीरे 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 बढ़ रहा था. तो सेकेंड स्टेज में जो बढ़ने का स्पीड था डिमिनिशिंग था, धीरे 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 बढ़ रहा था. एंड एक पॉइंट ऐसा है कि जहाँ पे टीपी मैक्सिमम पे चला गया, बिकॉज मेरा एमपी क्या बन गया. एक पॉइंट ऐसा है जहाँ पे मेरा टीपी मैक्सिमम बन गया, बिकॉज मेरा एमपी क्या है 0, और वहां पे बच्चों हमारा टीपी मैक्सिमम हो गया, सेकेंड स्टेज क्या हो गया, खत्म हो गया, राइट? सेकेंड स्टेज खत्म हो गया. एंड उसके बाद में बच्चों जो भी रिटर्न आया, अगर सेकेंड स्टेज के एंड में मेरा टीपी मैक्सिमम है, तो थर्ड स्टेज विल ऑब्वियसली स्टेज ऑफ नेगेटिव रिटर्न्स. गेटिंग क्लियर हुआ है सबको? कोई भी डाउट है बिंदास हो जाओ, कोई भी कंफ्यूजन? हैव यू ऑल अंडरस्टूड गाइस? ये लॉ देखो, अभी क्या है कि कल मैं 2 मिनट में इसका थ्योरी आपको बता दूंगा, बट जो मैंने आपको डायग्राम पर से पढ़ाया है वही सबसे इंपॉर्टेंट है. तो ऑलमोस्ट बच्चों आज के लेक्चर में ना अपने 4.5 पेजेस कवर हुए. थ्योरी पढ़ोगे ना तो आपको अभी थ्योरी पढ़ा तो भी कुछ नहीं लगेगा, बिकॉज देखो लॉ इसके बाद में डायरेक्टली क्या आएगा, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल. ये देखो डायरेक्टली, ये 1 2 3 3.5 पेजेस, सॉरी. तो क्या आप लोगों को अगर डायग्राम क्लियर है तो एक बार आप इस नीचे वाली जो थ्योरी है, कब तक की थ्योरी, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल तक की, वो पढ़ेंगे क्या? अपने नोट्स में बच्चों मैंने बहुत वास्ट करके दिया है. वास्ट करके देने का रीजन है कि क्या है कि आप लोग एमसीक्यू के लिए कंफर्टेबल रहेंगे. वास्ट करके देने का रीजन क्या है कि आप लोग एमसीक्यू के लिए कंफर्टेबल रहेंगे. तो इतना आज एक बार थ्योरी रीड करो. थ्योरी रीड करने के बाद डेफिनेटली आप लोग डायग्राम ट्राई करेंगे,
कल 10-15 मिनट इसके ऊपर और डिस्कशन होगा एंड देन कल हम नया लॉ लेंगे जिसका नाम है लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। ओके, दैट विल बी एप्लीकेबल इन, क्या होगा, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल विच विल बी बेसिकली एप्लीकेबल इन फॉर्मूला। और ये लॉ के सारे लॉजिक्स आप सब लोगों को क्लियर हो गए क्या? बाद में मेरे को कोई झंझट नहीं चाहिए। हैव वेल अंडरस्टूड? पक्का?